हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी नोट्स थ्योरी की सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, बीच में रुक गई थी, इस वजह से अब दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी नोट्स चल रहे हैं हमारे, थ्योरी चल रही है जिसकी मैंने सीरीज स्टार्ट करी। जिसमें मैंने आपको बताया है कि सारे लेक्चर थ्योरी के मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जितनी थ्योरी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको थ्योरी में मटेरियल चैप्टर करा दिया है, लेबर चैप्टर करा दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस वाला चैप्टर करा दिया है। 3 चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं। मटेरियल का चैप्टर जिसमें मेरा थ्योरी है, लेबर का चैप्टर और डायरेक्ट एक्सपेंस का चैप्टर, 3 चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं। आप अगर ये थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर सर्च कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी नोट्स। अभी आपको वहां पर आधे मिलेंगे, बाकी पूरे भी मिल जाएंगे। तो मैंने आपको 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट करा दिए, लेबर भी कंप्लीट करा दिया, इसकी थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो देखो क्लास में कवर करा लेता हूँ, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्लास में कवर हो जाता है, बट थ्योरी के लिए मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए डाल रखा है। जो क्लास मेरे से नहीं ले पाया उसके लिए भी, जिसने कहीं और से क्लास ली है उसको थ्योरी नहीं पढ़ाई गई उसके लिए भी, और जिसने मेरे से क्लास लिया तो उसके लिए तो है ही। देखिए सारे स्टडी मैट के पढ़ा रहा हूँ। अब जो मुझे स्टार्ट कराना है वो है ओवरहेड चैप्टर। अब बेसिकली जो चैप्टर हमारा ओवरहेड है ना दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी ना मात्र के बराबर है। बेसिकली क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, थ्योरी क्यों नहीं है चैप्टर की, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल पढ़ते हैं ना इस चैप्टर का, तो सारी थ्योरी प्रैक्टिकल में कवर हो जाती है। प्रैक्टिकल थ्योरी है इस चैप्टर के अंदर। मतलब किसी भी ओवरहेड चैप्टर की कोई भी ओवरहेड चैप्टर की कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो इस चैप्टर के अंदर है। तो जब मैंने आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाया था, ओवरहेड चैप्टर पढ़ाया था वहां पर, तो ओवरहेड चैप्टर के अंदर मैंने जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई थी, अगर आपने प्रैक्टिकल मेरी क्लास नहीं देखी और लेना चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं। मिनिमम फीस पे आपको क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपने ले चुके हो तो जब आपको किसी टीचर ने कराई थी, या मेरे से पढ़ा है, किसी और से पढ़ा है, या सेल्फ पढ़ा है, तो जितना आपने थ्योरी ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा है उतना ही इनफ है। ओवरहेड चैप्टर की थ्योरी पेपर में नहीं आती दोस्तों, और जो थ्योरी पेपर में आती है ना वो प्रैक्टिकल करते टाइम कवर हो जाती है। जैसे कि ओवर ऑब्जर्प्शन, अंडर ऑब्जर्प्शन, जैसे कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपके पास मशीन आर रेट का थ्योरी थोड़ा बहुत, जैसे कि आपके पास और भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहां पर बेसिकली जो थ्योरी हमने पढ़ी है प्रैक्टिकल पार्ट में, वो यहां पर हम उसके एमसीक्यू करेंगे। अब ये एमसीक्यू आपके स्टडी मटेरियल में है, सारे के सारे एमसीक्यू आपके स्टडी मैट में है, तो वो पार्ट हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। और जो आपने नहीं पढ़ा है, मान लो आपने कोई थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ पाए हैं, वो मैं आपको यहां पर समझाता हुआ चलूंगा। मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगा ये तो हमने पढ़ ली थी क्लास में, ऐसे नहीं, मैं इसके मतलब समझाऊंगा आपको और उसके पार्ट बताऊंगा। तो आपको ये जितने भी एमसीक्यू है, अगर आपने ओवरहेड चैप्टर कर लिया है तो ही ये पार्ट क्लास देखना। अगर आपने ओवरहेड चैप्टर नहीं करा है तो अभी मत देखिए, कर लिया है तो देखिए, आपको समझ में आएगा। सारे एमसीक्यू कराऊंगा, जितने भी एमसीक्यू स्टडी मैट में वो हम कवर करने वाले हैं। हो सकता है इसमें कुछ बाहर से भी हो, मैं आपको अलग से बताऊंगा। ट्रू फॉल्स हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम मैचिंग कवर करने वाले। तो आज की क्लास में हम ओवरहेड का, जबकि मैं आपको पता है जब मैं आपको मटेरियल चैप्टर पढ़ा रहा था या लेबर चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसके लिए मैंने आपको अलग से भी थ्योरी पढ़ाई थी, क्योंकि वो अलग से थी स्टडी मैट के अंदर, बट इसके अंदर नहीं है। स्टडी मैट में जो अलग से थ्योरी है उसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट जो है प्रैक्टिकल पार्ट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो सिर्फ क्वेश्चन ही आता है, थ्योरी पूछी नहीं गई इस चैप्टर से कभी। फिर भी हम एमसीक्यू ट्राई करेंगे और एमसीक्यू का मतलब सीखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है और मैचिंग है। ये 4 चीजें हम आज की क्लास में कवर करते हैं और ओवरहेड चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। द allotment of whole item of cost of center or cost unit is called, क्या मतलब हुआ, क्या कह रहा है ये, द allotment of whole item of cost of center or cost unit is called। मतलब क्या है दोस्तों, जब भी हम कॉस्ट को सारे आइटम में अलॉट करते हैं उसको कॉस्ट एलोकेशन कहते हैं। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है जब आप कॉस्ट, जितनी भी आपकी कॉस्ट आई है ना, उसको वेरियस आइटम में एलोकेट कर देना। फॉर एग्जांपल मान लो आपने फैक्ट्री का रेंट पे करा है, ठीक है, आपने फैक्ट्री का रेंट दिया है 10 लाख रुपए का, और उस 10 लाख रुपए में आपने 10 करोड़ यूनिट बनाई है।
या आपने फैक्ट्री का 1 लाख रुपए रेंट दिया, उसमें 10 लाख यूनिट बनाई है, तो 1 लाख रुपए जो आपने फैक्ट्री का रेंट दिया है उसको 10 लाख यूनिट में बांटना, इसको कहते हैं कॉस्ट एलोकेशन। क्या कहते हैं? कॉस्ट एलोकेशन। तो वही कह रहा है, जब आप सारी कॉस्ट को, चाहे कॉस्ट की यूनिट को, कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को, जब आप सारी कॉस्ट को सारे आइटम में अलॉटमेंट कर देते हो, बांट देते हो, उसको कॉस्ट एलोकेशन कहते हैं। सही है जी, समझ में आ गया? चलिए, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, कॉस्ट एलोकेशन क्या है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी। दूसरा, पैकिंग कॉस्ट क्या है दोस्तों? पैकिंग कॉस्ट इज अ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इट मे बी एनी और द अबव। सेलिंग भी हो सकती है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है पैकिंग किस पॉइंट पर कर रहे हो, डिपेंड करता है पैकिंग किस। इट मे बी एनी, भाई इट मे बी एनी क्यों लगा रहा हूं मैं? मान लो 2-3 टाइप की पैकिंग होती है। देखो यहाँ पर पैकिंग में 2-3 टाइप की पैकिंग होती है, प्राइमरी पैकिंग होती है, एक सेकेंडरी पैकिंग। आपने अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की उसमें पढ़ा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलगेट आप बना रहे हो, अब कह रहा है कि भाई एक आप सामान खरीदने गए दुकान पे, कह रहा है जी भाई कॉलगेट चाहिए मुझे, कॉलगेट दिया, उसने कॉलगेट निकाला, ऐसे करके हाथ खोला, आपने ऐसे करा, कह रहा जाओ ले जाओ कॉलगेट। तो भाई कॉलगेट आप तभी बेच पाओगे जब कॉलगेट के अंदर, कॉलगेट जो होता है बेसिकली अंदर का पार्ट होता है, उसके पैकिंग के बिना आप नहीं बेच सकते कॉलगेट को, आपको पता है। एक कॉलगेट को पैकिंग के बिना नहीं बेचा जा सकता। अच्छा, ये पेन है, इस पेन को एज इट इज बेचा जा सकता है, इसके ऊपर डब्बा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 टाइप की पैकिंग होती है, एक सेकेंडरी और प्राइमरी। जब आप कॉलगेट सेल आउट करते हो, उसके बाद प्राइमरी पैकिंग होती है, उस पर जो पैकिंग होती है ना, जो बाहर पर ऐसे दबाकर आप ब्रश में लगाते हो, फिर करते हैं, तो जो बाहर की पैकिंग है वो प्राइमरी है, उसको जरूरी होता है। तो प्राइमरी पैकिंग हो या सेकेंडरी पैकिंग हो, अगर वो प्राइमरी है तो वो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और अगर वो सेकेंडरी है तो वो सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो डिपेंड करता है कौन सी पैकिंग है। पैकिंग कॉस्ट सिर्फ बोलेगा तो वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, कॉलगेट के छोटे छोटे, अब देखा होगा 3 पैकिंग होती है कॉलगेट के अंदर। बेसिकली कॉलगेट के डब्बे, एक तो वो हो गया जिसमें दबाकर आप कॉलगेट निकालते हैं बाहर, दूसरा उसके ऊपर का डब्बा हो गया जिसके अंदर वो छोटा पार्ट होता है, वो सेकेंडरी हो गई। एक और होता है जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं कहीं पर, अपने होलसेलर को देखती है फैक्ट्री, जब होलसेलर को जाती है तो एक बड़े से डब्बे में उन छोटे छोटे डब्बे होते हैं कॉलगेट के, वो आपकी तीसरी नंबर की पैकिंग हो गई। तो पैकिंग सर कहीं पर भी किसी भी लेवल पे हो सकती है, आप उसको प्रोडक्शन पे भी डाल सकते हैं, आप सेलिंग पे भी डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसने कहा इट मे बी एनी, प्रोडक्शन भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी कवर हो सकती है पैकिंग। समझ में आ गया? हर एक बात का लॉजिक आपको मिलेगा यहाँ पर। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ। देखिए डायरेक्टर कहां बैठते हैं? ऑफिस के अंदर बैठते हैं। तो डायरेक्टर अगर ऑफिस के अंदर बैठते हैं और उसके रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, उसके रिलेटेड सैलरी है, फीस है उसकी, तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। भाई जब वो एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं डायरेक्टर, तो वो किसका पार्ट होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का। आपने कॉस्ट शीट पढ़ी थी, डायरेक्टर फीस कहां लिखते थे आप? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में डालते थे, बस वही तो है ये। इसके बाद अगला क्या है? चार्जिंग टू अ कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड दैट रिजल्ट सोली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। इसका मतलब समझिए, मतलब क्या रहा है, जितनी भी आपकी कॉस्ट लगती है ना, जितने भी ओवरहेड्स है, जब आप उसको सोली बांट देते हो, बेसिकली सोली चार्ज करते हो, चार्जिंग ऑफ अ कॉस्ट सेंटर, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी लोकेशन, किसी भी चीज की कॉस्ट को, जब हम, वो ओवरहेड कॉस्ट है, और जब उसका रिजल्ट निकल कर आता है, मतलब जो कॉस्ट निकलती है, जब हम उसको सोली चार्ज करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, उसको चार्ज करते हैं, जब एक हर एक प्रोडक्ट पर जब उसको चार्ज करते हैं, क्या कहते हैं उसे? सिंपल से अगर मैं इस पूरी लाइन का हिंदी बताऊं, जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना, ओवरहेड कॉस्ट, उसको आप पर प्रोडक्ट पे जब आप चार्ज करोगे, सोली मतलब पर, एक में जब चार्ज करोगे, तो क्या कहते हैं? एलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एलोकेशन। एब्जॉर्प्शन नहीं होता, अपोर्शनमेंट नहीं होता, क्या होता है? एलोकेशन। एलोकेट कर रहे हो आप, हर एक प्रोडक्ट पर उस कॉस्ट को चार्ज कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको? एलोकेशन। समझ में आ गया? क्लास के अंदर मैंने सभी का मतलब बताया था, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, अब्जॉर्प्शन, अलॉटमेंट। बेसिकली एलोकेशन, अलॉटमेंट वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन मीनिंग आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, यहां पर भी सीख लेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन
सिंपल सा मतलब है एब्जॉर्प्शन, एलोकेशन, एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, अलॉटमेंट, ये सभी का मतलब एक ही है दोस्तों। इतना इतना इनका वो नहीं है, ज्यादा इनमें फर्क है नहीं, डिफरेंस है नहीं ज्यादा। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब आप एक यूनिट पर जो कॉस्ट को रिकवर करते हैं उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बेसिकली जब आप पर यूनिट पे कॉस्ट को रिकवर करते हो, रिकवर करते हैं मतलब मान लेते हैं कि मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल लाया 10,000 रुपीज का, और उस 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल से मेरा बनते हैं 10 प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल खर्च करा, वो 10,000 रुपए का आया और उससे मेरा 10 यूनिट बना। अब जब मैं उन यूनिट को बेचूंगा, जब मैं यूनिट को बेचूंगा तो मैं वो 10,000 रुपए इनडायरेक्ट मटेरियल क्या एक यूनिट से चार्ज करूंगा? नहीं सर, उसको हमें बांटना होगा, एलोकेट करना होगा। तो अगर मैं 10,000 रुपए खर्च कर रहा हूं इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल, और उससे मेरी 10 यूनिट बन रही है, तो एक यूनिट पे कितना आप चार्ज करोगे कस्टमर से? 1,000 रुपए। तो जो आप कस्टमर से एक यूनिट पे चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मींस चार्जिंग और ओवरहेड टू अ कॉस्ट यूनिट। एक यूनिट पर जब आप ओवरहेड को चार्ज करते हो, कस्टमर से लेते हो कि हाँ एक यूनिट जब कस्टमर खरीदेगा इससे 1,000 रुपए तो लूंगा ही लूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल का, और भी लूंगा पर 1,000 रुपए तो बनते हैं भैया। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग और ऑफ ओवरहेड, ऑफ आएगा और नहीं आएगा, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू अ कॉस्ट यूनिट। एक यूनिट पर जब हम कस्टमर से पैसा लेते हैं उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। Which method of absorption of a factory overhead do you suggest in a concern which produce only one uniform time of product? मुझे बताओ इनमें से आपने कौन सा पढ़ रखा है? टाइम ऑफ प्रोडक्ट है ना, सॉरी। देखिए कौन सा ऐसा एब्जॉर्प्शन होगा, कौन सा ऐसा मेथड है, सुटेबल मेथड बताओ जिसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कि जितने भी खर्चे हैं उसको बांटे, किस मेथड पे लगाओ। मशीन आर रेट आपको क्या बताता है? मशीन आर रेट आपको बताता है सिर्फ मशीन से रिलेटेड बातें, कि मैंने अगर इतने घंटे मशीन चलाई तो पर यूनिट पे मैं कितना चार्ज करूंगा, सिर्फ मशीन से रिलेटेड बातें बताएगा ना मशीन ओवरहेड। यहां सारी फैक्ट्री ओवरहेड की बात करिए तो मशीन आर रेट क्या बताता है? सी अगर मैं 1 घंटा मशीन चलाता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट आती है मशीन चलाने की, मशीन आर रेट ये कहता है। डायरेक्ट लेबर रेट क्या कहता है? 1 घंटा अगर लेबर से काम कराऊंगा तो क्या कॉस्ट आएगी। सिर्फ ये पर्टिकुलर बात पे बात कर रहे हैं। डायरेक्ट वेजेस भी उसी की बात कर रहा है कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस क्या कह रहा है कि अगर 1 घंटा काम करोगे तो 1 घंटा लेबर काम करेगा तो पूरी फैक्ट्री ओवरहेड उसकी परसेंटेज के बेसिस पर काम कर दो। 1 घंटे के लेबर के बेसिस पर पूरी फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करो, गलत हो जाएगा ना सर। डायरेक्ट लेबर आर क्या कहता है? वो कहता है कि अगर 1 घंटा लेबर काम करते हैं तो उसको 1 घंटा अगर लेबर काम करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी लेबर की। 1 घंटे लेबर काम करवाता हूं तो लेबर की क्या कॉस्ट आएगी। 1 घंटा मशीन चलाऊंगा तो मशीन की क्या कॉस्ट आएगी। तो ये बताता है आपको। बट यहां पर पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स की बात हो रही है और फैक्ट्री के ओवरहेड बताता है अगर 1 यूनिट बनेगा तो कितने रुपए का ओवरहेड मैं उससे चार्ज करूंगा। मान लो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड लगा, वही मान लो कि फैक्ट्री ओवरहेड लगा पूरा का पूरा सब कुछ मिला के, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मशीन का सारा खर्चा, मशीन चलाने का खर्चा और भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। मान लो पूरा फैक्ट्री, सॉरी ऑफिस कहां से आ गया यार, फैक्ट्री ओवरहेड की बात करो। फैक्ट्री के सारे खर्चे इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ठीक है ना, ऑफिस एडमिशन से पहले का फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब चीजें, फैक्ट्री का रेंट है ना, लेबर, मशीन चलाने का खर्चा, मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, ये सब क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड। इन सबको जोड़ लो, मान लो ये आता है 1 लाख रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास आया 1 लाख रुपए। अब आप फैक्ट्री ओवरहेड पे क्या करोगे? मशीन के रेट से चार्ज करोगे कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो 1 लाख रुपए चार्ज कर लूंगा। 1 लाख को पर घंटे, मशीन के कितने घंटे, मतलब 1 लाख रुपए आपकी जो कॉस्ट है उसमें मशीन कितने घंटे चली, या 1 लाख रुपए जो कॉस्ट आई टोटल फैक्ट्री को, उसमें लेबर कितने घंटे काम करा। लेबर के हिसाब से चार्ज करना ठीक नहीं है, मशीन के हिसाब से चार्ज करना ठीक नहीं है। मशीन के हिसाब से, लेबर के हिसाब से आप उनकी पर्टिकुलर यूनिट को चार्ज करो ना, कि अगर 1 घंटा लेबर काम करते हैं तो वो इतने रुपए चार्ज करेंगे, इतनी कॉस्ट आती है। मशीन 1 घंटा काम करी तो इतनी कॉस्ट आएगी। यहाँ पूरी फैक्ट्री ओवरहेड की बात हो रही है, तो उस फैक्ट्री ओवरहेड पे जितना खर्चा हुआ है उस पे कितने यूनिट बनाई, यूनिट के हिसाब से आप चार्ज कर लो फैक्ट्री ओवरहेड को। दिस इज दैट अ रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट।
कितना आउटपुट आपने यूनिट का जनरेट करा उसके हिसाब से पूरा फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कर लो। पर ऐसे ही करते थे कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट शीट बनाते हुए, ऐसे ही करते थे कॉस्ट शीट बनाते टाइम दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है, पढ़िए इसको। कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इज सिग्निफिकेंट इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय, क्या करने से डिस्पोज ऑफ करते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। आपने अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हो तो वहां पर आपको केसेस बताए गए थे और उसमें एक केस था सप्लीमेंट्री यूज। अब देखो ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट है, ये यहाँ पर थ्योरी का पार्ट नहीं है। अगर आपने अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तो उसमें यहां पर आपको बताया था केसेस कि कुछ पार्ट को आप कॉस्टिंग बेल में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री यूज करते हैं। तो अंडर अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां पर यूज करा जाता है सप्लीमेंट्री रेट्स का। आपने ओवरहेड चैप्टर में ये सप्लीमेंट्री रेट्स पढ़ा होगा, जब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने अपनी क्लास में कराया था। तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता होगा कि द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स ओवरहेड चैप्टर के अंदर हमने इसको डिस्कस करा हुआ है। इसके में थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, इसमें मैं आपको लॉजिक नहीं दे सकता क्योंकि इसके लॉजिक देने का मतलब पूरा 1 घंटा। When the amount of overhead absorbed is less than the amount of overhead incurred, मतलब ये मैं आपको बता दूं, छोटा सा पार्ट है। मान लीजिए मैंने खर्च करा 1 लाख रुपए, मैंने खर्च करा 1 लाख रुपए, ठीक है ना। ओवरहेड इंकर्ड का मतलब जो आपने खर्च करा इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड अब्सॉर्ब इज लेस देन अमाउंट ऑफ अब्सॉर्ब का मतलब जो आप कस्टमर से चार्ज करो। ये सोचो आपने कितना खर्च करा 1 लाख रुपए और आपने चार्ज करा 90,000 रुपए, इसका मतलब आपने कस्टमर से कम चार्ज करा है। बताओ अंडर या ओवर, आपने कस्टमर से ज्यादा चार्ज करा है या कम चार्ज करा? बड़ा सिंपल सा नहीं है। इंकर्ड का मतलब क्या है? इंकर्ड मतलब जो ओवरहेड मेरे ने खर्च करा। 1 लाख रुपए मेरा मान लो ओवरहेड खर्च हुआ और जब मैं कस्टमर से माल बेच रहा था, कस्टमर को यूनिट बेच रहा था, तो टोटल ओवरहेड की रिकवरी सिर्फ 90,000 रुपए की हुई है। 10,000 रुपए कस्टमर से ओवरहेड कम चार्ज करे। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन मतलब कस्टमर से चार्ज करना, ज्यादा करे कम करे, 1 लाख करना था 90 ही करे। एब्जॉर्प्शन का मतलब कम, यहाँ लिखा है ना द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, मतलब जो कस्टमर से चार्ज करा वो लेस देन है अमाउंट ऑफ ओवरहेड इंकर्ड। 1 लाख रुपए इंकर्ड हुआ, कस्टमर से चार्ज करा सिर्फ 90,000, तो आपने 10,000 कम। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, क्या बोलते हैं इसको? अंडर एब्जॉर्प्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए विल बी द राइट आंसर। वेयरहाउस एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, वेयरहाउस कहां होगा सर? डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम आएगा यार। इसमें क्या कॉस्ट शीट का पार्ट है ये ओवरहेड का पार्ट थोड़ी ना है। आप जब कॉस्ट शीट पढ़ते हो, ये तो यूट्यूब पर है मेरी कॉस्ट शीट की क्लास, सारी की सारी क्लास यूट्यूब पर पढ़ी है। कॉस्ट शीट की मेटेरियल की क्लास यूट्यूब पर पढ़ी है, कॉस्ट शीट की क्लास यूट्यूब पढ़ी है। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाकर, सीधा लिख देना सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग, बस टॉप पे दिखेगी वीडियोस। ठीक है जी, 40-50 वीडियो होगी, टॉप पे देखेगी। उसमें सबसे पहले मैंने बेसिक कराया, उसके बाद कॉस्ट शीट ही पढ़ाया है। कॉस्ट शीट में पढ़ाया था वेयरहाउस एक्सपेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किसके बेसिस पर कस्टमर से पैसा चार्ज। देखिए अलग अलग कंपनी का दोस्तों अलग अलग हिसाब किताब रहता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई रेट पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है, जितनी यूनिट बेचेंगे उसके सेलिंग प्राइस के परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करेगा, या वर्क कॉस्ट के हिसाब से। देखिए अलग अलग कंपनी अपना अपना मेथड यूज करती है, ऐसा नहीं है कि किसी का एक ही है कोई मेथड। ऐसा होता है ना कि भाई एक पर्टिकुलर चीज है, उसका एक ही मेथड के हिसाब से चार्ज करोगे और किसी के हिसाब से हर कंपनी को यही करना होगा। बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऐसा नहीं है। और जब आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा, आपको ये भी नहीं बताया गया होगा, ओवरहेड चैप्टर के अंदर ये भी नहीं बताया होगा और होना भी नहीं थी। कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे मेरे से पढ़ा हो, चाहे कहीं से पढ़ा हो, तो ओवरहेड चैप्टर में आपको ये भी नहीं बताया होगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सिर्फ इस पर्टिकुलर रेट से ही कस्टमर से अब्सॉर्ब करा जाएगा। नहीं बताया होगा सर, है ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट। किसी से भी चार्ज कर सकते हैं आप सर, किसी से भी आप चार्ज कर सकते हैं। इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर लो। कॉस्ट शीट जब आप पढ़ते ना, कॉस्ट शीट जब आप पढ़ रहोगे तो कॉस्ट शीट के अंदर रेट पर यूनिट, भाई कितनी यूनिट मैं बनाकर बेचूंगा उसके हिसाब से सेलिंग कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। कभी कभी परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट भी होता है, ऐसे लिखा होता है कि भाई सेलिंग एक्सपेंस जो होगा, सेलिंग जो खर्चा होगा वो जितनी वर्क कॉस्ट है इसका इतना परसेंट होगा, या फिर सेलिंग प्राइस के हिसाब से। तो एनी ऑफ द अबव इस रेट से। एक कॉल आ रहा, ठीक है सर। अब मैंने आपको बताया था, देखो अभी आया, मैंने कौन सा बताया था अभी आपको था, प्राइमरी पैकिंग। अगर सेकेंडरी पैकिंग है या तो सेलिंग में आएगा या डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, बट प्राइमरी पैक कोलगेट का जो अंदर का मटेरियल होता है उसमें जो बाहर पैकिंग होती है, मेन पैकिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये भी बताया था मैंने आपको, ये देखो यहाँ काम आ गया ना, ये प्रोडक्शन कॉस्ट। और जो चीजें दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख ली और पेपर देकर आ गए, अगर आ गया ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, आप एग्जैक्टली लिख करके आ जाओगे और आपको ध्यान आएगा कि हाँ यही बताया गया था क्लास के अंदर, और ये आप करके आ जाएंगे। एमसीक्यू में पेपर में आएगा, ऑब्वियस है।
तो आपको हेल्प मिल जाएगी, काफी हेल्प मिल जाएगी वीडियो से, ठीक है। और आप शेयर जरूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, उनसे कहिए कि यार ये देखो अच्छा, ठीक है। चेयरमैन रेम्युनरेशन एक्सपेंस, चेयरमैन का जो रेम्युनरेशन एक्सपेंस है, यार चेयरमैन कहाँ बैठते हैं, डायरेक्टर कहाँ बैठता है, ऑफिस में बैठता है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। क्या बताऊं इसके अंदर, हलवा। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, एक मिनट देखो कितने, हाँ, मैक्सिमम कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। अच्छा ओके, कहाँ है भाई इसका, मिनिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एस्टिमेट आइडल कैपेसिटी एज द रिवील्ड बाय द लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड। देखिए ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसको आपको यही समझना है, ना तो ये कभी हमारे स्टडी मैटर में कहीं इसकी बात लिखी गई है और ना ही आपको दिखेगी है, नए प्रैक्टिकल में काम आया। ये देखो यही समझते हैं इसका मतलब क्या है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्लांट का मतलब क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ प्लांट का मतलब, है ना। अब उस प्लांट का मतलब ये हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी। अब नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होगा नॉर्मली अगर हम प्लांट को चलाए तो वो कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना वो प्रोडक्शन यूनिट बना देती है। अब वो कह रहा है कि नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है। मैक्सिमम कैपेसिटी प्लांट की देखेंगे और प्रैक्टिकल मतलब कि यार प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर नॉर्मली आप इसको चलाओगे ना, नॉर्मली अगर आप इसको चलाते हो तो ये पॉसिबल है कि आप इतना यूनिट बना सकते हैं। नॉर्मली जो होता है ना कैपेसिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन खरीद के लाते हैं और रोजाना उससे 100 यूनिट बनाते हैं, पर आपको एक दिन ऑर्डर ज्यादा आ गया तो आपने उसको 150 यूनिट बना दी और बना भी दी उस मशीन ने, ये होगी मैक्सिमम कैपेसिटी। नॉर्मली आप 100 यूनिट बनाते थे रोज और कभी कभी ऑर्डर कम आए थे तो आप 50 यूनिट बनाए, ये होगी मिनिमम कैपेसिटी, इतना तो बन ही जाता है। तो 50, 100 और 150, तो 100 इधर नॉर्मल होगी जो रेगुलर बेसिस पे बनता है, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी भी नॉर्मल कैपेसिटी है। अब मेरी बात समझिए, अब वो कह रहा है कि किस डिफरेंस बिटवीन की बात करें कि डिफरेंस किन दोनों के डिफरेंस से नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट आएगी, कि एक प्लांट अगर हम चलाते हैं तो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, 100 यूनिट बनाने की, 120, 110 कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा 150 ही बना पाएगी, इससे ज्यादा नहीं बना पाएगी। बनाकर देखा 150 क्या 180 बनाना चालू कर दिया। तो यहां पर तीन बात यहां पर आ सकती है सर। पहली बात क्या आ सकती है, प्रैक्टिकली कैपेसिटी का मतलब हो गया कि हम प्रैक्टिकल पर्पस से देखा जाए तो कितना प्लांट से, उस प्लांट से कितने यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब रेगुलर बेसिस पर हम नॉर्मली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कितनी हो सकती है, नॉर्मली हम कितनी कर रहे हैं, दोनों फर्क। प्रैक्टिकल कितनी हो सकती है इस प्लांट से यूनिट बन सकती है अगर बनाना चाहे तो, और नॉर्मली कितनी होगी। मैक्सिमम मतलब कितना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर यूनिट बनाना चाहे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर आया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी बन सकती है, इससे ज्यादा आप बना ही नहीं पाएंगे, मिनिमम इतनी तो बनेगी। अगर मैं इससे कहूं तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड द एस्टिमेट आइडल कैपेसिटी एज रिवील्ड बाय द लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड। प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड द आइडल कैपेसिटी क्या हुआ भाई, उस पर्टिकुलर पीरियड पे प्लांट बनानी तो सकते थे यूनिट, पर आपने बनाया नहीं। फॉर एग्जांपल आपने प्लांट से अगर आप 100% कैपेसिटी पर काम करा रहे हैं प्लांट से और उसमें 10% कैपेसिटी आइडल रह जाती है, बीच में हम खाली बैठना पड़ता है, तो जो 90 आ गया ना दोस्त, ये नॉर्मल कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो। प्लांट अगर आप 100% कैपेसिटी पे यूज करो, पूरे 8 के 8 घंटे चलाओ, नॉन स्टॉप चलाओ, ये होगी प्रैक्टिकल कैपेसिटी। दोबारा सुन लो, आराम से सुन लो, अच्छे से सुन लो, क्यों कंफ्यूज ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपने प्लांट, एक सुबह आते हैं लेबर वर्कर और आप उस पर प्लांट देते हो उनको और काम करना चालू करते हैं, सुबह 8 बजे से 8 बजे तक करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं प्लांट पे। अगर वो रेगुलर 10 घंटे काम करेंगे तो हो गया 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गई, 100%। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जब वो 100% यूटिलाइज करते हैं। अब बीच में लेबर 1 घंटे का रेस्ट लेंगे, अब 1 घंटे का रेस्ट लेने पर आपने 10% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाए, आइडल रहेगा क्योंकि लेबर ने काम नहीं करा। ऑब्वियस सी बात है, 10 घंटे कोई लेबर लगातार काम नहीं करेगा, बीच में रेस्ट चाहिए, 1 घंटे का रेस्ट लिया। जब लेबर ने 1 घंटे का रेस्ट लिया तो बेसिकली लेबर ने पूरे प्लांट की 100% कैपेसिटी यूज करा या 90 ही करा। अगर 10% आइडल रह गया, आइडल का मतलब जिस दिन जब लेबर रेस्ट कर रहे थे तो उस पर 10% कैपेसिटी यूटिलाइज हो सकती थी प्लांट की, पर नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस टाइम लेबर लंच कर रहे थे, रेस्ट ले रहे थे, राइट। तो अगर लेबर
क्या 100% कैपेसिटी का यूज करते हैं? नहीं सर, बीच में रेस्ट लेते हैं तो उस टाइम प्लांट खाली होता है, उस टाइम प्लांट में कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं होती। दैट इज कॉल्ड, अगर मैं 100% कैपेसिटी में से आइडल टाइम हटा दूं प्लांट का, तो बाकी टाइम में तो प्रोडक्शन हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? 100% कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी, और आइडल कैपेसिटी इतना टाइम पे काम नहीं करा तो आ जाएगा नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है कि कितना 100% कैपेसिटी पे काम करते तो इतने आ जाती प्रैक्टिकल, कितना आपने कितना टाइम आप कितना परसेंट कितनी कैपेसिटी परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी आपने खाली रखा प्लांट को, उतना माइनस कर दो, बाकी नॉर्मल कैपेसिटी इतना आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो। मतलब प्लांट 90% यूटिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि हमें थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, किसको? वर्कर को। तो सी इज द आंसर। राइट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? याद रहेगी बात। और ये रिवील्ड बाय द लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड क्या है? लंबे समय तक हम माल बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इससे ये पता चला कि आइडल टाइम क्या रहता है एक प्लांट का? 10% कैपेसिटी। जब भी वर्कर आते हैं तो 10% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम उन्हें लंच करना होता है। तो ये अनुमान लगाने के लिए लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड देगा। ट्रेंड मतलब होता है अभी तक आपने जो करा उसका, उस ट्रेंड को देखते हुए आप क्या अनुमान लगा रहे हो कि कितना परसेंट खाली बैठा रहता है। ठीक है जी। तो अगर आपको नॉर्मल कैपेसिटी निकालनी है तो 100% कैपेसिटी में आइडल कैपेसिटी निकाल दो तो नॉर्मल आ जाएगी। 100% कैपेसिटी का मतलब हो गया प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इतना आप यूज कर सकते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एज अ साइंटिफिक एंड एक्यूरेट मेथड फॉर फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड क्या होगा अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करें? फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड क्या हो? देखो, सबसे पहले जो ज्यादातर मेथड यूज किया जा रहा है हमारे ओवरहेड चैप्टर के अंदर, वो मशीन आर रेट यूज कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल आपने देखा होगा, मशीन आर रेट के क्वेश्चन बहुत हमें क्वेश्चन के अंदर ओवरहेड चैप्टर के अंदर देखने को मिले। और वो भी क्या होता है, एक तरीके से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन निकालने का एक मेथड है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रिकवरी करने का एक मेथड है। ओवरहेड रिकवरी रेट पढ़ा है ना, उसी के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट थे, और उसी के अंदर बहुत सारे पॉइंट थे, उसमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ा आपने? मशीन आर रेट पढ़ा है। और मशीन आर रेट ही एक एक्यूरेट और साइंटिफिक मेथड है एज पर सीएमए स्टडी मटेरियल। तो वहां पर हमने यहाँ पर बी पॉइंट पर लगा दिया आंसर। ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये सीएमए के स्टडी मैट से, और हमें आंसर भी सीएमए के स्टडी मैट से प्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे अगर आप पूछे कि यार फैक्ट्री ओवरहेड में अगर फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है तो सबसे बेस्ट साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो स्टडी मैट कहता है मशीन आर रेट है, क्योंकि इसी की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराई स्टडी मैट में। क्लियर है सर? दिस इज द एमसीक्यू पार्ट। 2 बार आप करेंगे आपको सारा याद हो जाएगा। ट्रू पॉज। डिपार्टमेंट दैट असिस्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सर्विस डिपार्टमेंट। ये बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट काम होता है प्रोडक्शन करना, नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करना, ये होता है सर्विस डिपार्टमेंट का। इसलिए जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप इंकर्ड कर दे रहे थे, याद है ना? तो सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इनडायरेक्टली क्या करना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की असिस्ट करना, हेल्प करना। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू है इसका आंसर। यू का हुआ ट्रू है इसका आंसर। कह रहा है डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको असिस्ट करने का काम होता है सर्विस डिपार्टमेंट का। बिल्कुल सही है, उनका काम यही होता है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू अ जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन द पर डिटरमाइंड रेट, पर यूनिट डिटरमाइंड रेट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब में, इज यूजुअली बेस्ड ऑन पर यूनिट डिटरमाइंड रेट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है दोस्तों, फैक्ट्री ओवरहेड को, कॉस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं? पर यूनिट के बेसिस पर, कि एक यूनिट अगर आप बना रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई। फैक्ट्री ओवरहेड को जैसे अलॉटमेंट करते हैं, हमने कुछ आगे जाकर पहले वो पढ़ा था ना पॉइंट, कि फैक्ट्री ओवरहेड को किस बेसिस पर आपको बांटना चाहिए। अब देखो, साइंटिफिक मेथड तो है मशीन आर रेट, बट अगर हम बड़े तो यूनिट के बेसिस पर एलोकेट करना सही रहता है। पर साइंटिफिक मेथड और एक्यूरेट मेथड बोलता है तो स्टडी मेट कहता है मशीन आर रेट को लो। और आपको अगर जनरली पूछा जाए कि किस बेसिस पे बांटना चाहिए तो यूनिट मेथड, यूनिट मतलब पर यूनिट के बेसिस पर। तो कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड को, कॉस्ट को कैसे अप्लाई करूंगा, किस बेसिस पर अप्लाई करेंगे? पर यूनिट के बेसिस पर। ट्रू है। वेरिएबल ओवरहेड वेरी विथ टाइम, टाइम के हिसाब से वेरी करता है, नहीं प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से वेरी करता है। टाइम के हिसाब से दोनों करेगा यार। मतलब अगर मैं खाली बैठा रहूं तो वेरिएबल ओवरहेड बढ़ते चले जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे भाई? खाली बैठने पे वेरिएबल ओवरहेड नहीं बढ़ते, यूनिट का यूटिलाइजेशन नहीं हो, यूनिट खाली कहां पर पड़ी हुई है, उससे क्या वेरिएबल ओवरहेड बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड टाइम के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से बढ़ता है।
प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से बढ़ता है। यूनिट बढ़ेगी वेरिएबल ओवरहेड बढ़ेंगे, यूनिट घटेगी वेरिएबल ओवरहेड कम होगा, टाइम के बेसिस पर नहीं, फॉल्स है। यूनिट के बेसिस पर वेरी विथ यूनिट आना चाहिए था, नॉट टाइम, फॉल्स, ठीक है ना। When the actual overhead are more than the absorbed overhead, actual overhead मतलब 1,00,000 रुपए मैंने खर्च करे और कस्टमर से रिकवर कर रहा हूं 90,000। एक्चुअल ओवरहेड आर मोर देन द एब्जॉर्ब ओवरहेड इज नोन एज एन ओवरहेड। नहीं यार भाई, एक्चुअल ओवरहेड मतलब क्या हुआ, जो आपने खर्च करा 1,00,000 रुपए आपने खर्च करा और कस्टमर से आपने 90,000 रिकवर करा, तभी तो लिखा होगा एक्चुअल मोर देन द एब्जॉर्ब मतलब वो खर्चा जो आप कस्टमर से रिकवर कर रहे हो यूनिट बेचकर, ठीक है, उसका एब्जॉर्ब ओवरहेड। और वो खर्चा जो आपने एक्चुअली करा, तो एक्चुअली 1,00,000 है और मतलब 1,00,000 मान लो, ये 1,00,000 रुपए हो गया एक्चुअल ओवरहेड 1,00,000 जो कि मोर देन है किससे, 90,000 से एब्जॉर्ब। तो अगर 1,00,000 रुपए खर्चा हुआ और आपने कस्टमर से 90 लिया, तो आपने कम करा एब्जॉर्प्शन, ज्यादा करा, कम करा ना, फॉल्स। सिंपल है या नहीं है भाई। एक्चुअल ओवरहेड 1,00,000 रुपए थे, आपका खर्चा हुआ 1,00,000 का, आपने कस्टमर से रिकवर करा उसे 90,000 रुपए, तो इसका अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ ना, ओवर थोड़ी ना, कम आपने एब्जॉर्ब करा कस्टमर से। कैश डिस्काउंट आर जनरली एक्सक्लूड कंप्लीट फ्रॉम द कॉस्ट, बिल्कुल सही। कैश डिस्काउंट दोस्तों कभी भी कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट में नहीं आती, इंक्लूड ही नहीं करते कैश डिस्काउंट को। तो कॉस्ट थोड़ी ना ऐसा डिस्काउंट देना हमारे कॉस्ट को, हमने डिस्काउंट दिया तो मत दे भाई। कॉस्ट में इंक्लूड करने का मतलब आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो क्या भाई, आप एक तरीके से कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो और वही पैसा किसी को दूसरे कस्टमर से चार्ज कर ले रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। कैश डिस्काउंट जो आप दे रहे हो वो आपका लॉस है, कॉस्टिंग पीएल में डाल के खत्म करो उसको, आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। लॉस को कॉस्टिंग पीएल में डालो, तो यहां पर कह रहा है हम उसको डालते नहीं है, एक्सक्लूड ही कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट शीट एक तरीके का जो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारे पर्पस से। अब मैं किसी को चैरिटी दूंगा, क्या ये भी कस्टमर से चार्ज कर लूंगा क्या, नहीं सर। चैरिटी देना, डोनेशन देना, कस्टमर दोनों चार्ज करें, तो कैश डिस्काउंट भी अपनी इच्छा से आप दे रहे हो किसी को, तो वो आप कॉस्ट से हटा दोगे, इसको हटा देते हैं, इंक्लूड नहीं करते। कॉस्ट मतलब ओवरहेड कॉस्ट के अंदर इसको नहीं डालेंगे, आप इसको लॉस मानोगे, कॉस्टिंग बिल में डाल के खत्म कर दो, पर ओवरहेड कॉस्ट नहीं मान सकते इसको। आप लिखा हो कैश डिस्काउंट, आपने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया कैश डिस्काउंट, या सेलिंग का पार्ट बोल दिया आपने, ना 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 सर, कैश डिस्काउंट जो आपने दिया इट इज अ पार्ट ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी, कंपनी का लॉस होता है वो, आपने कैश डिस्काउंट दिया, अगर आपको नहीं देना तो मत देते, ठीक है। तो ये आपके पास फॉल्स नहीं है, ट्रू है भैया ये। तो कैश डिस्काउंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं ओवरहेड कॉस्ट से, एक्सक्लूड कर। अगला देखते हैं सर, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अपोर्शन करा जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। देखिए वैसे तो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अपोर्शन करी जाती है प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में, दोनों में करी जाती है। अब इधर वेरियस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आ सकते हैं, प्रोडक्शन आ सकता है, सर्विस आ सकता है, फाइनेंस आ सकता है, मार्केटिंग आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट हो गया ना दोस्त। तो अगर यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट का मतलब है सिर्फ प्रोडक्शन और सर्विस, तब तो ये ट्रू है, पर अगर सिर्फ लिखा है वेरियस डिपार्टमेंट, इसका मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो फिर ये फॉल्स है। तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में वेरियस डिपार्टमेंट का मतलब डाला है सर्विस, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, सब डिपार्टमेंट। नहीं, सब डिपार्टमेंट में अपोर्शन नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्शन में और सर्विस में करते हैं, तब तो ये ट्रू है। ऐसा लिखा होता ना कि इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शन टू सर्विस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तब मैं कहता ट्रू है, इनडायरेक्ट मटेरियल सर्विस और प्रोडक्शन दोनों में अपोर्शन किया जाता है। बट यहाँ पर वेरियस लिखा है, इसका मतलब डिपार्टमेंट और भी हो सकते हैं, ठीक है सर। अब ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब समझो। देखिए ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब क्या होता है, वैसे इसके क्वेश्चन तो स्टडी मैट में है नहीं, और बस इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, और कॉन्सेप्ट भी क्या है इसका। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट आपको बताता है कि टोटल ओवरहेड पूरी एंटायर फैक्ट्री में कितना खर्च करा है, और उस ओवरहेड खर्च करने पे कितनी यूनिट पूरी एंटायर फैक्ट्री में बनी। पूरी एंटायर फैक्ट्री का जब एक रेट होगा उसको ब्लैंकेट ओवरहेड रेट कहेंगे। सिंगल रेट फॉर होल फैक्ट्री इज नोन एज एन ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। और अगर मैं कहूं कि ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या है कि सिंगल, एक मिनट चार्ज लगा लो यार, लैपटॉप चार्जिंग प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है जी। अब इधर बढ़ो, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि ब्लैंकेट ओवरहेड रेट इज अ सिंगल ओवरहेड रेट कंप्यूट फॉर एंटायर फैक्ट्री। ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है सर,
और स्टडी मैट में इसको फॉल्स दे रखा है, तो स्टडी मैट का आंसर गलत है। आप अपना स्टडी मटेरियल खोलिए, मैं आपको पेज नंबर बताता हूं। आप अपना स्टडी मटेरियल खोलिए, पेज नंबर लिखिए। ओवरहेड चैप्टर का ना, ओवरहेड चैप्टर खोलेंगे ना, पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा। ओवरहेड चैप्टर खोलोगे ना, तो ओवरहेड चैप्टर के लास्ट में जहां पर सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ना, सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पेज नंबर 181 पे देखिए। तो वहां पर आपके पास सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन के ऊपर आपको दे रखा है ग्लोसरी। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन के ऊपर एक बिल्कुल लास्ट में आ जाओगे ना ओवरहेड चैप्टर के, जहां पर एमसीक्यू उसके ऊपर सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, उसके ऊपर ग्लोसरी है जहां पर थ्योरी लिखी होती है थोड़ी बहुत। वहां पर आपको ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का मतलब बता रखा है, और अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट रेफर टू दी कंप्यूटेशन ऑफ वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर होल फैक्ट्री। बिल्कुल सही है, और यहां भी यही लिखा है। जब स्टडी मैट में इसका आंसर, इसका मतलब लिखा हुआ है ट्रू है, तो ये भी ट्रू होना चाहिए, जबकि स्टडी मैट में इसका आंसर फॉल्स लिखा हुआ, गलत है। अब ब्लैंकेट ओवर रेट इज अ सिंगल ओवर रेट कंप्यूट फॉर एंटायर फैक्ट्री, मतलब होल फैक्ट्री के लिए हम कंप्यूट करते हैं एक सिंगल रेट, उसको ब्लैंकेट ओवर रेट कहते हैं। कैसे कंप्यूट होता है? बड़ा सिंपल है। टोटल ओवरहेड पूरी फैक्ट्री के कितने हैं, और टोटल यूनिट कितनी बनाई, मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल ओवरहेड अपॉन में टोटल यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100, आ गया सर रेट। ठीक है, चलिए, इतना सिलेबस में नहीं है सर, ये आएगा ही नहीं सर हमारे को, बस थ्योरी पूछी थी वो आपको समझ में आ गई। अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड मींस द एक्चुअल ओवरहेड इज मोर देन द एब्जॉर्ब। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है कि जब आपके एक्चुअल ओवरहेड क्या हो, ज्यादा हो एब्जॉर्ब से। बिल्कुल सही है, अरे ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। स्टडी मैट में इसका भी फॉल्स दे रखा है आपको आंसर। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आपके ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा खर्च हो गए थे और आपने एब्जॉर्ब कम करा, मतलब एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा खर्च, एब्जॉर्प्शन कम। एक्चुअल ज्यादा, एक्चुअल 1 लाख, एब्जॉर्प्शन आपने करा 90, तो कम आपने करा, तो अंडर एब्जॉर्प्शन। यहां पर देखना, एक्चुअल ओवरहेड आर मोर देन द एब्जॉर्ब ओवरहेड। बिल्कुल, जब एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होंगे और आपने एब्जॉर्प्शन कम करा होगा, इसका मतलब आपने अंडर एब्जॉर्प्शन करा है, तो ट्रू है ना सर। फॉल्स दे रखा स्टडी मैट में, इसका आंसर क्या कर सकते। ठीक है सर, तो ये भी ट्रू है। स्टडी मैट में 7th और 8th को फॉल्स बोल रखा है, जबकि दोनों सही है। ब्लैंकेट ओवरहेड का मतलब भी सही है और अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब भी सही है। जब एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होते हैं, एक्चुअली आपने 1 लाख खर्च करा, एब्जॉर्प्शन आपने कस्टमर से 80,000 90,000 करा, तो ये कम है, लेस है, और एब्जॉर्प्शन एक्चुअल ज्यादा है, तो ऐसे केस के अंदर अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो ट्रू है सर। ये भी अंडर की बात कर रहा है, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स दे रखा है। द प्रिंसिपल बेस्ड यूज फॉर अप्लाइंग अ फैक्ट्री ओवरहेड आर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आर एंड मशीन आर रेट। कह रहा है प्रिंसिपल बेस यूज फॉर अप्लाइंग अ फैक्ट्री ओवरहेड रेट। सर फैक्ट्री ओवरहेड रेट को अप्लाई, फैक्ट्री ओवरहेड रेट अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट बात कर रहा है बेसिकली। मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आर, सही तो है यार, ये भी तो ठीक है। बेसिकली क्या रहा है, फैक्ट्री के ओवरहेड को हम कितने तरीकों से रिकवरी कर सकते हैं? सर हमने बताया था प्रोडक्शन के बेसिस पर कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर कर सकते हैं, मटेरियल के बेसिस पर, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर, डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर, मशीन आर के बेसिस पर। सही है, सही है, ये भी डोंट नो भाई, मेरे हिसाब से सही है और होना भी चाहिए। एलोकेशन फॉर ओवरहेड इंप्लाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट सेंटर टू विच दे रिलेट। एलोकेशन का मतलब क्या है? एलोकेशन का मतलब है ओवरहेड एलोकेशन फॉर, ओवरहेड इंप्लाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट सेंटर टू विच दे रिलेट। ये कह रहा है ओवरहेड को आप एलोकेट करो उनके एलोकेशन बेसिस पर जिससे वो रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि एरिया ऑक्यूपाइड, रेंट जो होता है वो फ्लोर के एरिया ऑक्यूपाइड से करो। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट वेजेस दे रहा हूं या मैं लेबर को कुछ खर्चा कर रहा हूं तो नंबर्स ऑफ वर्कर, अगर बोनस दे रहा हूं तो नंबर्स ऑफ वर्कर के बेसिस पर करो। सही कहता है एलोकेशन होना चाहिए ओवरहेड को। ओवरहेड जितने भी आप खर्च करो, किसी भी नेचर का ओवरहेड खर्च करोगे तो उसके कॉस्ट यूनिट या उसके बेसिस के हिसाब से आप उसको एलोकेट करो। और बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। ये भी ट्रू है, ये ट्रू है सर। सनमारस का मतलब क्या है? ये कह रहा है एलोकेशन होना चाहिए ओवरहेड, किसी भी ओवरहेड का एलोकेशन, उसको आइडेंटिफाई करो वो किससे रिलेट कर रहा है। रिलेट किससे कर रहा है? टू विच दे रिलेटेड, जिससे रिलेट कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको ओवरहेड को एलोकेट करो। ठीक है सर, यहां पर ये बात क्लियर हो गई। अगला फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। ओवरहेड आर एग्रीगेट ऑफ डैश एंड डैश एंड डैश, डैश डैश डैश। पता है, बच्चा बता देगा ओवरहेड इज अ
सम ऑफ क्या कॉस्ट शीट में पड़ा है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ओवरहेड इज अ सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस के सर क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? आफ्टर सेल सर्विस कैसे हो सकता है सर? जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट खरीदने के बाद अब आप मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते तो उसकी सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट होता है। जैसे कि रिप्लेसमेंट ये आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट होता है। तो आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना या रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट करना या रिप्लेसमेंट ऑफ यूनिट। जो भी प्रोडक्ट आपने दिया भाई, आफ्टर सेल सर्विस का क्या खर्चा हो सकता है हमारे को? सर आफ्टर हमने प्रोडक्ट भेज दिया उसके बाद क्या आ सकता है? रिपेयर कराने को आ सकता है, या फिर कोई खराब हो गया प्रोडक्ट और वो चली नहीं, रिपेयर नहीं हो सकता तो वो रिप्लेस करेंगे। देखा होगा आपने कोई वारंटी वाले प्रोडक्ट तो आप क्या करते हो, खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसको रिप्लेस कराने के लिए बोलते हो या ठीक करने के लिए बोलते हो? ठीक कर रहे हो तो रिपेयर मेंटेनेंस, रिप्लेस कराने के बोलते हो रिप्लेसमेंट ऑफ द यूनिट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर यूजुअली एब्जॉर्ब एज अ परसेंटेज ऑफ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किसके परसेंटेज में अब क्या करा जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। यार सबसे आसान इसका मतलब देखिए, ये समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होता है वो उससे पहले क्या आता है? वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट पढ़ी हो तो आपने, प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड, जोड़ते हैं तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट, और उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपने जब कॉस्ट शीट में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज अ 120% ऑफ वर्क कॉस्ट, 100% ऑफ वर्क कॉस्ट, 150% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो ओवरहेड होता है उसको वर्क कॉस्ट के बेसिस पर हम अब्सॉर्ब करते हैं, वर्क कॉस्ट के बेसिस पर। वर्क कॉस्ट को कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह। आपने कॉस्ट शीट चैप्टर में भी क्वेश्चन देखे होंगे कहीं, तो लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 100% ऑफ वर्क कॉस्ट या 150% ऑफ वर्क कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और ऑब्जर्व फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड। एक्चुअल और एब्जॉर्ब, कितना एक्चुअल था और कितना एब्जॉर्ब करा, उसका जो डिफरेंस होता है वो तो अंडर होगा या फिर ओवर होगा, दोनों आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बताया नहीं ना एक्चुअल ज्यादा है एब्जॉर्ब कम है, वो तो बाद में बता रहा है। पर एक्चुअल ऑब्जॉर्ब का, एक्चुअल मतलब जो आपने खर्चा हुआ है ओवरहेड का, और जितना आपने कस्टमर से रिकवर करा एब्जॉर्ब, तो दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। The term used for charging overhead to cost, the term used for charging overhead cost, overhead cost को जब हम चार्ज कर देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इसका पॉइंट, ओवरहेड कॉस्ट को जब मैं चार्ज कर देता हूं एक पर्टिकुलर यूनिट पे हिसाब से, जब चार्ज करता हूं उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन। द टर्म यूज फॉर चार्जिंग ओवरहेड टू द कॉस्ट, भाई ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज कर लिया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, कस्टमर से रिकवर कर लिया, पैसा ले लिया उसका, हर यूनिट बेचकर कस्टमर से उसका पैसा रिकवर कर लिया, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज करने का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी बेस्ड ऑन द सेल एक्सपेक्टेशन, मतलब आइडल कैपेसिटी। अभी हमने पढ़ा था, क्या था इसका? नॉर्मल नहीं, कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल, ये है नॉर्मल कैपेसिटी। ओहो, कंफ्यूज कर दिया। पता क्या बोल रहा है आपको पता क्या रहा है? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अभी हमने कौन सा पढ़ा था जिसमें बताया था नॉर्मल कैपेसिटी जो होता है वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस आइडल कैपेसिटी होता है सेल ट्रेंड के हिसाब से। अब यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर आपको क्या दे रखा है? प्रैक्टिकल कैपेसिटी दे रखा है ना, कैपेसिटी बेस्ड ऑन, प्रैक्टिकल कैपेसिटी दे रखा है और कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल एक्सपेक्टेंसी। कैपेसिटी बेस्ड सेल के हिसाब से जब आप कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी होती है सेल के हिसाब से। आपको कह रहा है, अभी हमने नॉर्मल कैपेसिटी निकाली थी, नॉर्मल कैपेसिटी निकालने का सिर्फ है प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस आइडल कैपेसिटी। अब आपको ये गिवन है, तो क्या निकलेगा? आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा और प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी। तो आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकल और नॉर्मल कैपेसिटी का जो डिफरेंस होगा सेल के बेसिस पर जब आप कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी होता है। ठीक है जी। और प्रैक्टिकल, इन दोनों का डिफरेंस बनता है आइडल कैपेसिटी। क्या बनता है दोस्त? आइडल कैपेसिटी। याद रहेगी बात, आइडल कैपेसिटी बनता है आइडल कैपेसिटी। The dash rate is computed by dividing the overhead by the aggregate of the productive hour of direct labor। डायरेक्ट लेबर, अभी मैंने आपको याद करो यार, वो ओवरहेड रिकवरी रेट में हमने डायरेक्ट लेबर आर रेट पढ़ा है यार,
डायरेक्ट लेबर आर रेट ही होता है कंप्यूट करते, इसमें टोटल ओवरहेड अपॉन में डायरेक्ट लेबर आर डालते हैं। अगर नीचे डायरेक्ट लेबर आर है तो डायरेक्ट लेबर आर रेट बन जाएगा, नीचे मशीन आर है तो मशीन आवर रेट, ऊपर तो ओवरहेड होता है, ऊपर तो टोटल ओवरहेड अपॉन में डिपेंड करता है नीचे क्या है। नीचे अगर मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, या डायरेक्ट लेबर आर है, मशीन आर है तो मशीन है तो मशीन आवर रेट, डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर आर रेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट, ये बन जाएगा। डिपेंड करता है, यहाँ पे दे रखा आर ऑफ डायरेक्ट लेबर डिवाइड में, तो क्या होगा डायरेक्ट लेबर आर। अंडर और ओवर ऑप्शन ओवरहेड अराइज व्हेन द ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड बाय, अंडर और ओवर ऑब्जर्वेशन कब अराइज होता है, जब डिफरेंस हो दोनों के बीच में, एक्चुअल में और एब्जॉर्ब में, दोनों में जब डिफरेंस आएगा तब अराइज होगा। ये क्या हो सकता है, कुछ ज्यादा हो या फिर कुछ कम हो, है ना। और डिफरेंस कब आएगा, डिफरेंस तब आएगा जब आप एक्चुअल से पहले डिटरमाइन करें। पहले देखो ये डिफरेंस पता है कब आता है आपको, प्रैक्टिकल पार्ट मैंने बताया होगा, प्रैक्टिकल अगर आपने मेरे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा कहीं से पढ़ा हो तो वहां पर बताया गया होगा ये डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस ये आता है एक्चुअल ओवरहेड अभी हमने खर्च नहीं किए होते और कुछ एक अजम्पशन रेट से हम ओवरहेड की रिकवरी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्चुअल ओवरहेड खर्च होने थे 1 लाख रुपए और हमने एक एज्यूम करा क्योंकि अभी हो रहा है खर्च, धीरे धीरे होंगे और हमें कस्टमर से लेना भी तो है, माल बेचना भी तो है, ऐसा तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो आप, ऐसा तो नहीं है मैंने माल प्रोड्यूस करा तो मैं जब पूरे साल की कॉस्ट खत्म हो जाएगी तब उसको बेचना चालू करूंगा, नहीं भाई, जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे बेचना जाओगे। और अभी कॉस्ट खर्च हो ही जा रही है पूरे साल की, तो भाई किस बेसिस पर रिकवरी करूं कॉस्ट की, क्योंकि वो तो खर्च हो रही है ड्यूरिंग द ईयर। अभी ईयर खत्म करना हुआ है, पहले महीने में मैंने प्रोडक्शन करा तो दूसरे महीने में बेचना चालू करूंगा और दूसरे महीने में कॉस्ट इंकर हो रही है, तीसरे पूरे साल की कॉस्ट लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि हम ओवरहेड कॉस्ट तो अभी इंकर हो ही रही है और हमें रिकवरी भी करनी है कस्टमर से, क्योंकि माल बेचना है, पूरे साल खाली तो ना बैठे रहेंगे। तो हम प्री डिटरमाइंड रेट से रिकवरी कर लेते हैं। तो हम जो प्री डिटरमाइंड रेट से रिकवरी करते हैं और एक्चुअल कुछ और आता है, तभी अंडर और ओवर का कंसेप्ट निकल कर आता है। समझ आ रहा है आपको। मैंने क्या करा, ओवरहेड अभी खर्च हो रहे, इंकर्ड हो रहे और साल के एंड में पता चलेगा कितने ओवरहेड खर्च हुए और आपने प्री डिटरमाइंड रेट से माल बेचना चालू करा और जब माल बेचोगे तो जो ओवरहेड खर्च हो रहा है वो भी रिकवरी करना है। अब पता नहीं है कितना खर्च होंगे इन एंड में, तो प्री डिटरमाइंड रेट से हम डिटरमाइन करते हैं, एज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितने खर्च हो सकता है, उस बेसिस पर रिकवरी कर लेते हैं। अब तभी तो डिफरेंस नजर आता है कि यार मेरे तो एक्चुअल में खर्च साल के एंड में जब देखा तो ओवरहेड खर्च को 1 लाख रुपए मैंने रिकवरी कर लिया, 1,20,000 रुपए का, तो यहाँ ओवर हो जाएगा। और अगर मैंने रिकवरी करी 80,000 का, यहाँ 20,000 रुपए कम अंडर आ गया। तो समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्या कैसे निकल कर आए अंडर और ये ओवर एब्जॉर्प्शन की। ओवरहेड तो ड्यूरिंग द ईयर खर्च होंगे बट साल के एंड में पता चलेगा एक्चुअल ओवरहेड कितने खर्च हुए, पर ड्यूरिंग द ईयर हमें माल बेचना भी है और उससे वो ओवरहेड जो खर्च हो रहे हैं वो भी रिकवरी करना है, क्योंकि बाद में तो ना रिकवर करूंगा जब माल बिक जाएगा सारा, है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर मैं माल बेच रहा हूं, उससे मुझे ओवरहेड रिकवरी करना है कस्टमर से और अभी ओवरहेड खर्च भी हो रहा है। तो भाई कैसे करूंगा, तो मैं एक अनुमान लगाऊंगा पूरे साल में कितना ओवरहेड खर्च हो जाएगा, उसके बेसिस पर रिकवरी कर लूंगा, फिर चेक करूंगा कि ओवरहेड एक्चुअल में खर्च कितना होगा, फिर कंपैरिजन करके अंडर ओवर। तो ये डिफरेंस आने की वजह होता है प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट। किसकी वजह से होता है दोस्तों, प्री डिटरमाइन। होपफुल आपको समझ में आता है कि कैसे कंसेप्ट निकल कर आता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था अंडर और ओवर, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये मैंने प्रैक्टिकल पार्ट में बताया था कि कैसे ये अंडर और ओवर का कंसेप्ट निकल कर आया है। प्री डिटरमाइन रेट, प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट्स की वजह से ये होता है कि हम पहले ही ओवरहेड एंड में ओवरहेड इंकर्ड हो रहे हैं। ओवरहेड कब इंकर्ड खत्म होंगे, जब पूरा साल बीत जाएगा, उससे पहले हम यूनिट कितनी सारी बेच देंगे, तो रिकवरी भी करनी है, तो एजम्पशन बेसिस पर रिकवरी कर लेते हैं। एक अनुमान लगाते हैं कि पूरे साल में कितना ओवरहेड खर्च होंगे, उस बेसिस पर रिकवरी कर लेते हैं। अब हो सकता है आपका अनुमान गलत हो सकता है आपने अनुमान जो लगाया था उससे ज्यादा ओवरहेड इंकर्ड हो गए या कम हो गए। इससे निकल कर आता है अंडर ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट ओवर का। ओवरहेड इंकर 16,000 पे एब्जॉर्ब करे 15,300, 16,000 खर्च करे थे 15, आपने अनुमान लगाया कि 15,300 होंगे, ठीक है नहीं। ये है प्री डिटरमाइन ओवरहेड, प्री डिटरमाइन ओवरहेड है ये, प्री डिटरमाइन ओवरहेड है ये, प्री डिटरमाइन ओवरहेड है। आपने 15,300 चार्ज कर लिया पर एक्चुअल में आपके 16,000 खर्च हो गए तो आपने कम चार्ज करा, दैट इज कॉल्ड अंडर ऑफ, देयर इज अ अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। हैं ये क्या था, पूरा डैश लगाना चाहिए था, देयर इज अ अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। कितना अच्छा अमाउंट बताना है, कितने का अंडर ऑब्जर्वेशन करा, वही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ अमाउंट बताना दोस्त, कितने का अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया, 16,000 में से 15,300 करा तो अंडर ऑब्जर्वेशन कितने का है, 700 रुपए का। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डैश कॉस्ट इज एडेड टू द इन्वेंट्री,
याद रखिएगा आप मत, जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना मार्जिनल, तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस ये होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना वो भी हम इन्वेंट्री में जोड़ते हैं, जबकि मार्जिनल में नहीं जोड़ते, फर्क बस इतना होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट जोड़ी जाती है इन्वेंट्री कैलकुलेशन के टाइम पर। एंड दिस इज द लास्ट ओवरहेड चैप्टर इज फिनिश्ड। और अच्छे से आपको आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन की यहां पर मिस्टेक थी बट आपको क्लियर हो गया होगा। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट सेल की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा क्रेडिट एंड कलेक्शन की बात करें, अभी रुक जाओ एक मिनट, डायरेक्ट एलोकेशन कहाँ है, रॉयल्टी आपका रेंट, वेयर हाउस रेंट जो होगा वो फ्लोर एंड एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे बांटा जाएगा, है ना? ठीक है जी, वेयर हाउस के बेसिस पे बांटा जाएगा। अगला पढ़ो, बैड डेट ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस कहाँ आएगा? वैल्यू ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। कितने का इंश्योरेंस कराओगे? डिपेंड करता है कितनी की वैल्यू की गुड्स है जो आप ले जा रहे हो ट्रांजिट के अंदर। इंश्योरेंस किसके बेसिस पर होगा? जितनी वैल्यू के गुड्स ट्रांजिट के अंदर ड्यूरिंग द डे चल रहे होंगे उसके बेसिस पर इंश्योरेंस होगा। दो बातें हो गई। अब ये हो गया नंबर्स ऑफ ऑर्डर जो आएगा, क्रेडिट और कलेक्शन। रॉयल्टी आपके पास परसेंटेज ऑफ कैश कलेक्शन। बैड डेट डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कैश कलेक्शन पे। यस, बैड डेट इज डिपेंड ऑन दी परसेंटेज ऑफ कैश कलेक्शन। कि भाई देखो आपका परसेंटेज, मान लो आप जितना माल उधार पे देते हो उसका 50% ही कैश कलेक्ट कर पाते हो, मतलब 50% बैड डेट। तो बैड डेट किस पे डिपेंड है? कैश के कलेक्शन के परसेंटेज पे। अगर आप जितना माल उधार पे बेच रहे हो उसमें से आप 90% कैश कलेक्ट कर लेते हो तो 10% आपका बैड डेट होने के चांस है। तो बैड डेट किस पे डिपेंड है? कलेक्शन पे। और क्रेडिट और कलेक्शन, क्रेडिट और कलेक्शन किसके बेस पे है? नंबर्स ऑफ ऑर्डर के बेस पे। और रॉयल्टी क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉयल्टी क्या होता है? डायरेक्ट एलोकेशन, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्रेडिट एंड कलेक्शन नंबर्स ऑफ ऑर्डर के बेस पे। देखिए क्रेडिट और कलेक्शन का मतलब है नंबर्स ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब जितने ज्यादा ऑर्डर दोगे उतना उधार मिलने के चांस ज्यादा है, उतना जितने ज्यादा ऑर्डर पे दोगे उतना उधार मिलने के चांस ज्यादा है। जितने ज्यादा ऑर्डर आपके पास आएंगे उतना आप उधार दोगे। तो उधार जो होता है वो नंबर्स ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर हो गया, कलेक्शन जो हो गया वो नंबर्स ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर हो गया। यहां पर रॉयल्टी होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए इसको डायरेक्ट एलोकेशन में डाल दिया। बेसिकली सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए, कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सेल के बेसिस पर होता है, ट्रांजिट वैल्यू ऑफ गुड्स के बेसिस पर हो गया, रॉयल्टी डायरेक्ट। बैड डेट डिपेंड करता है कितना कलेक्शन आप कर रहे हो परसेंटेज का वो। रेंट हमेशा फ्लोर ऑक्यूपाइड, कितना बड़ा फ्लोर होगा उसके हिसाब से रेंट होगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया, ओवरहेड चैप्टर। चलो पता है आपको मैंने कितना थ्योरी करा दिया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। 30 जो सेक्शन ए पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है अब आपका। चलिए अब हम पढ़ेंगे जो मेन थ्योरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, ये वाली मेन थ्योरी, अब इसको कवर करेंगे। फिर चलेंगे हम वही कॉन्ट्रैक्ट, उनमें थ्योरी नहीं है, इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, इनमें थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वो है जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह रहा हूं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा पूरे के पूरे, एंड इसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों, होपफुल आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।